तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक उलझे हुए सफ़र को समझने निकलेंगे। ये कहानी है महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की। वही नाथूराम गोडसे जो कभी उनका एक बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। है ना अजीब? चलिए इसी विरोधाभास की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, मैंने अखंड भारत के लिए गांधी को खत्म कर दिया ताकि गांधीवादी सोच खत्म हो सके और अखंड भारत का निर्माण हो सके। ये शब्द खुद नाथूराम गोडसे के हैं। ये बयान अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पहेली है ना? मतलब कोई गांधी को मारकर अखंड भारत बनाने का दावा कैसे कर सकता है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और कहानी की शुरुआत ही एक चौंकाने वाले सच से होती है कि जो इंसान इतिहास में एक हत्यारे के तौर पर जाना गया वो कभी अपने ही शिकार का एक पक्का फॉलोअर था। गोडसे का असली नाम पता है? रामचंद्र था। हुआ यूं कि उसके माता पिता के पहले 3 बेटे नहीं रहे, तो एक अंधविश्वास के चलते उन्होंने रामचंद्र को एक लड़की की तरह पालना शुरू कर दिया। उसकी नाक छेदी, उसे एक नथ पहनाई और बस यहीं से उसका नाम पड़ गया नाथूराम, मतलब नथ वाला राम। और जानते हैं, कई एक्सपर्ट्स आज भी इस पर बहस करते हैं कि बचपन के इस अजीब अनुभव ने क्या उसके अंदर कोई गहरी साइकोलॉजिकल उलझन पैदा कर दी थी या शायद एक एग्रेसिव पर्सनालिटी बना दी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि यही नाथूराम गोडसे कभी महात्मा गांधी का कितना बड़ा फैन था। अरे 1930 के दशक में तो उसने गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों से इतना इंस्पायर होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। सोचिए, उस दौर के हजारों नौजवानों की तरह वो भी गांधी को एक मसीहा की तरह दिखता था जो भारत को आज़ादी दिलाएगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने गोडसे की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी? चलिए अब ये देखते हैं कि उसके विचारों में ये जबरदस्त बदलाव आया कैसे और क्यों आया। ये बात है साल 1932 की। गोडसे की जिंदगी में एक शख्स की एंट्री होती है, विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर उस वक्त हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन के एक बहुत बड़े चेहरे थे और रत्नागिरी में नजरबंद थे। और यकीन मानिए, ये एक मुलाकात गोडसे की जिंदगी की दिशा ही बदलने वाली थी। देखिए, सावरकर के विचारों का असर बहुत बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने गोडसे को एक नई बात सिखाई कि अगर अहिंसा देश के हित के खिलाफ जा रही हो तो वो कायरता से कम नहीं है। बस राष्ट्रवाद के इस नए और आक्रामक नजरिए ने गोडसे के मन में जो गांधी की अहिंसा वाली इमेज थी ना, उसे धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। और ये बदलाव कितना कंप्लीट था, ये जानना सच में हैरान करता है। देखिए, एक तरफ था 1930 के दशक का गांधीवादी गोडसे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, और दूसरी तरफ 1940 का दशक आते आते वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा का सदस्य था। अपने अखबार अग्रणी में गांधी की पॉलिसीज पर जोरदार हमले करता था और चुपके चुपके पिस्टल चलाने की प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो वो आखिरी वजह क्या थी? वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने उसे एक फैन से एक हत्यारा बनने के रास्ते पर पूरी तरह धकेल दिया? अब यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले 1946 में कलकत्ता के दंगे और नोआखली में हुए नरसंहार, इन्होंने गोडसे को अंदर तक हिला दिया। फिर आया अगस्त 1947 जब उसने बंटवारे का दर्द और हिंसा अपनी आंखों से देखी। और फिर सबसे आखिर में जनवरी 1948 में गांधी जी का वो अनशन जिसने भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर कर दिया था। बस इन्हीं घटनाओं ने उसकी नफरत को आखिरी शक्ल दे दी थी। दंगों के बीच गांधी जी का एक बयान आया जिसने गोडसे को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। बयान था, अगर मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं तो हिंदुओं को बहादुरी से मर जाना चाहिए। गोडसे के लिए ये अहिंसा नहीं थी, ये तो सुसाइडल कायरता थी। और इसी एक बयान ने गांधी के लिए उसके मन में जो थोड़ी बहुत श्रद्धा बची थी उसे भी खत्म कर दिया। और वो जो 55 करोड़ वाला विवाद था ना, वो तो जैसे ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। हुआ ये कि कश्मीर को लेकर झगड़ा चल रहा था और भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले पैसे रोक लिए। बस इसी बात पर गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गोडसे के लिए तो ये एकदम साफ हो गया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि गांधी अब भारत के राष्ट्रपिता नहीं रहे बल्कि पाकिस्तान के हितों के रखवाले बन गए हैं। और अब कहानी अपने उस आखिरी और सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक सोच एक खौफनाक सच में बदल गई।
चलिए देखते हैं कि आखिर वो हुआ कैसे और गोडसे ने अपने इस काम के लिए क्या वजह बताई। आखिरी 10 दिन बहुत ज्यादा टेंशन से भरे थे। 20 जनवरी को बिड़ला हाउस में बम फोड़ने की एक कोशिश फेल हो गई, लेकिन गोडसे और उसका साथी नारायण आप्टे वहां से बच निकले। वो सीधे ग्वालियर गए, वहां से एक 7 चैम्बर वाली इटालियन पिस्टल खरीदी और 29 जनवरी को वापस दिल्ली लौट आए। वो रात उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में गुजारी। और फिर आई वो शाम, 30 जनवरी 1948, शाम के 5:17। गोडसे प्रार्थना सभा में गांधी जी के ठीक सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते गांधी जी। अगले ही पल उसने गांधी जी की भतीजी मनु को जोर से एक तरफ धकेला और अपनी पिस्तौल से एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। और गोडसे, वो भागा नहीं, बल्कि उसने अपनी पिस्तौल ऊपर उठाई, पुलिस को आवाज दी और खुद को उनके हवाले कर दिया। जब मुकदमा चला तो गोडसे ने अपने बचाव में कोई वकील नहीं रखा। नहीं, उसकी जगह उसने कोर्ट में एक बहुत लंबा बयान पढ़ा और बताया कि उसने जो किया उसके पीछे उसकी सोच क्या थी। उसकी दलील का निचोड़ बस यही था। उसने साफ साफ कहा, मैंने गांधी को इसलिए नहीं मारा कि वो कोई बुरे इंसान थे, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि उनके विचार भारत माता की अखंडता के लिए, उसकी एकता के लिए खतरनाक थे। मतलब उसकी नज़र में वो कोई जुर्म नहीं कर रहा था, बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य निभा रहा था। और आखिरकार अदालत का फैसला आया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को उन्हें फांसी दे दी गई और फांसी पर चढ़ने से पहले गोडसे के आखिरी शब्द थे, अखंड भारत अमर रहे। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इस एक घटना ने इतिहास में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसकी गूंज आज भी पूरे भारत में सुनाई देती है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। देखिए, गोडसे को क्या लगा था कि गांधी को खत्म करके वो उनके विचारों को भी खत्म कर देगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। मौत के बाद गांधी और भी ज्यादा ताकतवर हो गए और उनके विचार, वो तो पूरी दुनिया के लिए अमर हो गए। तो सवाल वही है कि वो एक हत्यारा था या एक भटकावा राष्ट्रवादी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में जवाब ढूंढ रहा है। और शायद ये हम सबको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर देशभक्ति और कट्टरता के बीच की वो बारीक सी लाइन कब और कैसे मिट जाती है।